हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मित्तल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप मेरे सारे दोस्त मजे में होंगे, सभी का जोश हाई होगा। सर बिल्कुल हमारा जोश हाई है। बेटा आपका जोश हाई है तो आ जाइए। अपन लेक्चर आज अपना 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। हाँ जी दोस्तों, क्या आप तैयार हैं आज के लेक्चर के लिए? बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। तो चलिए, तैयार हैं तो बेटा आ जाइए। सर कौन से पेज पे हमें आना है? बेटा आपको आना है पेज नंबर 1.16 पे। पेज नंबर मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, 1.16 पे आना है, क्योंकि लास्ट क्लास तक हमने 15 पेज का हमारा डिस्कशन खत्म कर लिया था फ्रेंड्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो स्टार्ट होने जा रहा है पेज नंबर 1.16 से, उस टॉपिक से जिसका नाम है दोस्तों एक्सेप्टेंस। चलिए दोस्तों, एक्सेप्टेंस के बारे में हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन है। फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस की जो डेफिनेशन है वो इस एक्ट के सेक्शन 2B में दी गई है। ध्यान देना मेरे दोस्तों, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है। चलिए, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई बंदा प्रपोजल पे अपनी, कोई बंदा प्रपोजल जो आता है फ्रेंड्स उस पर अपनी क्या दे दे? असेंट दे दे। असेंट का मतलब अपनी कंसेंट दे दे। तो हम कहते हैं कि उस बंदे ने अपनी ऑफ प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस दे दी। जैसे मैं आपको कहता हूं, क्या ये पेन आप 50 रुपए में परचेज करेंगे क्या? आपने कहा सर बिल्कुल करेंगे। आपने अपनी असेंट दे दी, आपने अपनी कंसेंट दे दी। तो जैसे ही असेंट दी, जैसे ही कंसेंट दी फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा? वो चीज एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बोल्ड लेटर्स में, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को हमने प्रपोजल दिया है, सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू। देयर टू मतलब प्रपोजल पर, वो बंदा अपनी प्रपोजल पर असेंट देता है तो प्रपोजल इज सेड टू हैव, सेड टू बी एक्सेप्टेड, और प्रपोजल एक्सेप्ट माना जाता है। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है फ्रेंड्स तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ये हमने पहले ही लेक्चर में देखा था। अब देखिए, एनालिसिस किया गया है इस एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन का। तो एनालिसिस में दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये एनालिसिस आपको खुद को रीड करना है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इसमें है क्या। इसमें लिखा हुआ है कि जो बंदा ऑफर देता है फ्रेंड्स वो ऑफरर है। जैसे यहां पर ए ने ऑफर दिया बी को, भैया मेरी कार तुम 2 लाख रुपए में परचेज करोगे क्या? तो यहां पर प्रपोजल दिया गया किसको? बी को। और जिस बंदे को प्रपोजल दिया जाता है, प्रपोजल फ्रेंड्स किसको दिया जाता है? बी को, मतलब बी को जो ऑफरी है उसको दिया जाता है, तो वो अपनी एसेंट दे देता है फ्रेंड्स। तो हम कहते हैं कि उसने अपनी क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्टेड प्रपोजल जो होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नई बातें नहीं है, इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। कोई एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये बातें पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। मेन एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन इसमें आपको लर्न करनी है कि ऑफर पर यदि कोई, जिस बंदे को हमने ऑफर दिया वो अपनी असेंट दे दे फ्रेंड्स, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ माना जाता है। चलिए, अब देखिए प्रपोजल के बारे में एक बंदे ने क्या कहा है। उस बंदे का नाम है बेटा सर विलियम एंसन। विलियम एंसन जी ने क्या कहा है, ये वाली चीज भी आपको सिर्फ बेटा एक बार रीड करके चले जाना। इसमें कोई आपको रटना वटना नहीं है, कोई लर्न करने वाली बात नहीं है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर इसमें? बेटा इसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रपोजल जो होता है ना बेटा, प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस वैसा ही काम करती है। प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसा ही है। सर कैसा है? जैसे बेटा ट्रेन ऑफ गन पाउडर के लिए लाइटेड मैच है, जैसे बारूद की ट्रेन के लिए जलती हुई तीली जैसी है, वैसी ही प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस है। सर जरा बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और हमें इसका डीएनए एनालिसिस करो ना। सर बिल्कुल बेटा, अपन डीएनए एनालिसिस अभी करते हैं इस बात का। बेटा यदि मान लीजिए चलती हुई ट्रेन पर आप यदि बारूद की, चलती हुई बारूद की ट्रेन पर आप यदि जलती हुई मान लीजिए माचिस की तीली वहां पर फेंक दो, तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल होगा। एक बार तीली आपने फेंक दी, उसके बाद तो भैया क्या कहानी होगी कुछ पता नहीं है। वैसे ही बेटा एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूं विल यू बाई दिस पेन फॉर ₹50, आपने कहा हाँ, आपने कहा हाँ, तो एक बार एक्सेप्टेंस आ गई, अब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब तो मैं आपको वो पेन 50 रुपए में दोस्तों बेचने के लिए बाउंड हूं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
उसके बाद में मैं ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं बेचूंगा, ना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है, जिस तरह से फ्रेंड्स एक बारूद की ट्रेन के लिए एक जलती हुई तीली काम करती है, वैसे ही फ्रेंड्स ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस काम करती है। बस इसमें यही बातें बता रखी है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए अब अपन जो अपना महत्वपूर्ण पड़ाव है उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है फ्रेंड्स लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या क्या लीगल रूल्स है बेटा, एक एक लीगल रूल हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला देखिए लीगल रूल क्या दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। बेटा एक्सेप्टेंस जो है केवल वही बंदा दे सकता है जिसको हमने ऑफर दिया है। आप खुद सोचिए कि एक्सेप्टेंस कोई दूसरा बंदा थोड़ी दे सकता है, एक्सेप्टेंस तो वही बंदा दे सकता है बेटा जिसको ऑफर दिया है। मान लीजिए मैं अपने किसी बहुत ही खास, बहुत ही प्रिय स्टूडेंट को ये कहता हूं कि ये पेन तुम 50 रुपए में खरीद रहे हो क्या, तो जो मेरा खास है, जो मेरा प्रिय है, जिसको मैंने ऑफर दिया है, वही तो बेटा एक्सेप्टेंस देगा। क्या कोई दूसरा बंदा एक्सेप्टेंस दे सकता है? दूसरा बोलता है नहीं सर मैं खरीद रहा हूं, मैं 50 में क्या मैं 100 में खरीद रहा हूं। अरे भाई तुम्हारी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हें ऑफर दिया ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पहला रूल है फ्रेंड्स, ऑफर केवल वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने ऑफर दिया है। और खास तौर से स्पेसिफिक ऑफर जो होता है वो एक स्पेशल पर्सन को दिया जाता है, तो इसमें तो जिस बंदे को हमने ऑफर दिया है वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। और एक बहुत ही फेमस केस यहां पर डिस्क्राइब किया गया है जो हमें देखना है फ्रेंड्स, जिसका नाम है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। बेटा फ्रेंड्स बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस जो है वो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रॉक। ब्रॉक देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, ये एक बंदा है जिसका नाम है बोल्टन। बोल्टन ने आपको पता है क्या किया, बोल्टन ने ब्रॉक से उसका बिजनेस परचेज कर लिया। ब्रॉक ने बेटा अपना जो बिजनेस है, ब्रॉक ने अपना जो बिजनेस है फ्रेंड्स, अपना जो बिजनेस है वो देखिए सेल कर दिया। किसको कर दिया? ब्रॉक ने अपना बिजनेस बोल्टन को सेल कर दिया। अच्छा सर, अब क्या लिखा हुआ है, जॉन्स हु वाज ब्रॉक क्रेडिटर। बेटा ये जो ब्रॉक है ना, इस ब्रॉक का एक क्रेडिटर था जिसका नाम क्या था, जॉन्स। यानी क्या हुआ था, ये जो जॉन्स है इसने बेटा क्या किया था, इसने ऐसा हम बोल सकते हैं इसने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सप्लाई किया होगा, ठीक है, या फिर उसको कोई लोन दिया होगा। किसको दिया? ब्रॉक को। तो ये दो बातें अभी तक हमारी लाइंस में से इनिशियल लाइन में निकल के आई फ्रेंड्स। क्या बोल यहां तक के लिए देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ब्रॉक है ना बेटा, ब्रॉक ने अपना बिजनेस सेल किया बोल्टन को। अच्छा, ब्रॉक जो है ये जॉन्स ने ब्रॉक को क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई किया था, तो जॉन्स जो है वो ब्रॉक का क्रेडिटर था। अब बेटा जॉन्स ने ब्रॉक को क्रेडिट पे माल सप्लाई किया था, जॉन्स बेचारा ब्रॉक से पैसे मांग मांग के थक गया। जॉन्स ब्रॉक को बोल रहे भाई मेरे पैसे दे दे, भाई मेरे पैसे दे दे, मैं तेरा क्रेडिटर हूं, मैं तेरा क्रेडिटर हूं। ब्रॉक बेटा जॉन्स को पैसे ही नहीं दे रहा है। तो आखिर में क्या हुआ, जॉन्स ने ब्रॉक को एक ऑर्डर दिया कि मुझे माल सप्लाई कर दो, तुम अब उधार माल सप्लाई कर दो। जॉन्स ने कहा ब्रॉक को कि मुझे माल सप्लाई कर दो, क्योंकि जॉन्स को लगा कि भाई ये मेरा जो सप्लाई गुड्स जो है वो उसके पैसे तो दे ही नहीं रहा है, तो मैं इससे जो है वो क्या कर लेता हूँ, माल मंगवा लेता हूँ उधार, ताकि जो मेरा मैं इससे मांगता हूं वो मैं सेट ऑफ कर लेता हूं। आई होप दोस्तों मेरी आपको बात समझ में आ गई होगी। जॉन्स ने मान लीजिए ब्रॉक को पहले 50,000 का, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, जॉन्स ने ब्रॉक को पहले 50,000 का माल सप्लाई कर दिया। अब जॉन्स ये सोच रहा है मैं ब्रॉक से क्या कर लेता हूं, 50,000 रुपए का मैं भी उधार माल मंगा लेता हूं, तो मेरा जो लोन है वो सेट ऑफ हो जाएगा, फिर मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, फिर ब्रॉक पैसे मैं मांगूंगा भी नहीं क्योंकि मैं तो एडजस्ट कर लूंगा मेरा पैसा। तो जॉन्स ने एक ऑर्डर दे दिया किसको, ब्रॉक को, कि भैया मुझे ये माल तुम सप्लाई कर दो। लेकिन बेटा यहां पे क्या है, ब्रॉक तो अपना बिजनेस सेल कर चुका है। सर किसको सेल कर चुका है? बेटा बोल्टन को सेल कर चुका है। तो वो जो ऑर्डर था ना जो जॉन्स ने ब्रॉक को दिया था वो किसके पास चला गया? बेटा वो ऑर्डर चला गया बोल्टन के पास चला गया। अब बोल्टन ने बेटा जॉन्स को उधार माल जो है वो सप्लाई कर दिया। अब बोल्टन पैसे लेने के लिए गया जॉन से
किस बात के? कि भाई मैंने तेरे को उधार माल सप्लाई किया है तो तुझे मुझे पैसा देना पड़ेगा। अब बेटा जॉन्स बोल रहा है भाई मैंने तो सोचा कि मैं ऑर्डर किसको दे रहा हूं, ब्रॉक को दे रहा हूं, ब्रॉक से तो मैं पैसा मांगता था, उसको मैंने एडजस्ट करने के लिए मैंने उसको ऑफर दिया था, मुझे पता होता तुमने उसका बिजनेस परचेज कर लिया तो मैं तो ऑर्डर ही नहीं देता। बोल्टन ने कहा नहीं नहीं, तुमने ऑफर दिया था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम्हारे पैसे ब्रॉक से लो। लेकिन जॉन्स क्या बोलेगा, मैंने ऑफर बोल्टन, मैंने ऑफर तुझे नहीं, मैंने ऑफर ब्रॉक को दिया था, तो जिस बंदे को मैंने ऑफर दिया था वही तो एक्सेप्ट कर सकता है। आखिर तूने ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर लिया? यदि तूने ऑफर एक्सेप्ट किया है तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो तेरा माल उठा और यहां से निकल जा, हम तुझे पैसे देने के लिए बाइंड नहीं है। और कोर्ट ने भी ये कहा कि हाँ बिल्कुल जॉन्स ये सही कह रहा है कि उसने ऑफर ही ब्रॉक को दिया था तो भैया एक्सेप्ट भी वही करेगा। आखिर तुम जो है वो ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, जॉन्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर हमें आपकी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। बोल्टन ने एक बिजनेस खरीद लिया ब्रॉक से, यानी ब्रॉक ने अपना बिजनेस सेल कर दिया बोल्टन को। हु वॉज जॉन्स, हु वॉज ब्रॉक क्रेडिटर, जॉन्स ने उधार माल बेचा था ब्रॉक को, जॉन्स ब्रॉक का क्रेडिटर था। उसने एक ऑर्डर दिया किसको? ब्रॉक को, कि भाई तू मुझे उधार माल सप्लाई कर दे ताकि मैं अपना पैसा एडजस्ट कर लूं। अब वो जो ब्रॉक है वो अपना बिजनेस बोल्टन को सेल कर चुका है तो बोल्टन ने सप्लाई कर दिया, किसको सप्लाई कर दिया? जॉन्स को। हालांकि उसके नाम पे ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर उसके नाम पे था ही नहीं, फिर भी सप्लाई कर दिया कि भाई बिजनेस उसको मेरे को बिक गया तो वो तो उसको ऑर्डर दे रहा है तो मैं ही कर देता हूं सप्लाई। जॉन्स ने कहा नहीं मैं तो गुड्स के पैसे नहीं दूंगा, बिकॉज मैंने तो जो है वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक से करना चाहा था। यहाँ पे जो है वो मैं तो अपना डेट सेट ऑफ करना चाहता था ब्रोक से। यहाँ पर ये हेल्ड किया गया ऑफर बोल्टन को। ऑफर वॉज नॉट मेड टू बोल्टन, देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जॉन्स। कि भाई जॉन्स ने तो ऑफर ब्रोक को दिया था फ्रेंड्स, जो जॉन्स ने ऑफर ही नहीं दिया था बोल्टन को, इसलिए बोल्टन ने जो गुड सप्लाई किया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बोल्टन जॉन से कुछ भी पैसा वसूल नहीं कर सकता। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दोस्तों एक्सेप्टेंस जो होती है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। बेटा आपने कई बार ऐसा सुना होगा, अपन ऐसा बोलते हैं यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स अनकंडीशनल। क्या होता है? अनकंडीशनल होता है। जो कंडीशनल नहीं हो, जो अनकंडीशनल हो, ऐसी एक्सेप्टेंस जो है वो बताओ क्या होती है? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होती है। बेटा मैं आपको कहता हूं कि भाई ये पेन 50 रुपए में खरीदोगे तो जैसा मैं आपको ऑफर दे रहा हूं आप बिल्कुल वैसी ही तो एक्सेप्टेंस दोगे। यदि आपने एक्सेप्टेंस दोस्तों कैसी दी है, आपने एक्सेप्टेंस यदि क्वालिफाइड दे दी, कंडीशनल दे दी, तब तो आपने मुझे काउंटर ऑफर दे दिया ना। अपन ने पढ़ा था तो काउंटर ऑफर होता है तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स और रिजेक्टेड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज एक्सेप्टेड। ये वाली बात फ्रेंड्स नीचे आ रही है, मैनर वाली जो बात है ना, इसमें यहाँ पे लिख रखा है, ये अलग से नीचे बता रखी है। आप तो केवल अभी तक ये एक ही लाइन फ्रेंड्स ध्यान रखो। सर कौन सी लाइन ध्यान रखें बेटा? बस ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पे आप ध्यान रख लो बस। ये आगे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे कवर हो रहा है मैनर वाली बात। जैसे यहाँ पर ए ने बी को कहा कि भाई मेरी कार तुम 2 लाख रुपए में परचेज कर रहे हो क्या? बी ने कहा हाँ मैं तुम्हारी कार 2 लाख में परचेज करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी मोटरसाइकिल 50,000 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। बताओ यहाँ पर बी ने क्या ए का ऑफर एक्सेप्ट किया? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर बी की एक्सेप्टेंस कंडीशनल है और कंडीशनल एक्सेप्टेंस आती है तो काउंटर ऑफर होता है, ऑफर एक्सेप्ट हुआ नहीं माना जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक बार जरा ध्यान देना, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ से लेके फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो कर रहा है।
आप देखिए, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि भाई मेरे पास जो है वो क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं आपको उसको सेल करना चाहता हूं, क्या आप, मैंने आपको गाड़ी दिखाई, बिल्कुल सर्टेन है वो कार, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों आप ये गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो क्या? किसी ने भी हाँ नहीं कहा। एक बच्चे ने कहा सर मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी। लेकिन उसने कहा सर मैं आपकी गाड़ी खरीद लूंगा, लेकिन उसने कंडीशन लगाई कि आपका टाइटल बिल्कुल सही होना चाहिए। टाइटल सही होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि सर वो जो गाड़ी आपके नाम पे है ही नहीं, कहीं चोरी की हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी थोड़ी हूं बेटा जो आपको चोरी की गाड़ी बेचूंगा। उसने कहा नहीं सर मैं आपका टाइटल चेक करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो बेटा ये जो एक्सेप्टेंस है ये वैलिड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो गुड्स बेच रहा है उसके पास तो टाइटल तो होना ही चाहिए। कोई बंदा ये बोले कि हाँ भाई खरीद लूंगा लेकिन टाइटल आपके पास ही होना चाहिए, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, वो तो रीजनेबल बात है कि बेचने वाले के पास टाइटल होना चाहिए और वो बोल रहा है कि टाइटल आपके पास होना चाहिए, तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी फ्रेंड। ऐसा तो कोई बोल ही सकता है। देखिए इसमें यही बात है, इफ ऑन द अदर हैंड B agrees to purchase the car from me as per his proposal subject to the availability of valid registration certificate book for the car। वो बोल रहा है तुम्हारे पास कार का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सेप्टेंस है ये बोलते हैं वैलिड मानी जाएगी। ये एक्सेप्टेंस फ्रेंड्स बताओ आपकी क्या है? ये एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल है, क्योंकि कोई बोलता है कि भाई आपके पास ये चीज होनी चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात तो कोई बोल ही सकता है। आई होप आपको एसेंशियल एलिमेंट सेकंड वाले पॉइंट का भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक बार अपन फोर्थ पॉइंट पहले पढ़ेंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। फोर्थ पॉइंट अपन पहले पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, आपको पता है ये एक व्यक्ति है, ये एक बंदा है, देखिए आप, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिस्टर मिस्टर प्रवीण, इसका नाम है। इसके पास क्या आया बेटा? इसके पास एक ऑफर आया। ऑफर बेटा शादी का ऑफर नहीं, ऑफर आया इसके पास। किस चीज का? इसके पास जो है वो ऑफर आया कि मेक माई ट्रिप वालों का। मेक माई ट्रिप वालों ने कहा प्रवीण जी क्या आप 4 दिनों के लिए यूरोप जाना चाहते हैं क्या? क्या आप 4 दिनों के लिए यूरोप घूम के आएंगे क्या? हम आपको ऑफर दे रहे हैं, इतनी इतनी जगह पे हम आपको घुमाएंगे और ये हम आपसे पैसा लेंगे। यदि आपका कहना है, यदि आपने कहा हाँ, तो हम जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और प्रवीण को पता है किस, उन्होंने मेक माई ट्रिप वालों ने क्या कहा? प्रवीण को कहा प्रवीण जी आप अपनी एक्सेप्टेंस हमें क्या दोगे? आप अपनी एक्सेप्टेंस हमें मेल के जरिए दोगे। ये हमारी मेल आईडी है, यदि आपको हमारा ऑफर एक्सेप्ट करना है तो ये मेल आईडी पे मेल करके ही आप हमें एक्सेप्टेंस दोगे। यानी बेटा जो ऑफरर है वो देखिए एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में चाहता है, वो बोलता नहीं मुझे तो मेल के जरिए एक्सेप्टेंस चाहिए। तो भैया ऑफरर ने कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड रखा है बेटा ऑफर की एक्सेप्टेंस के लिए, तो आपको उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी होगी। प्रवीण ने मेक माई ट्रिप वाले मैनेजर को बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल दिया कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, बताइए प्रवीण की एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी क्या? ना बेटा ना, प्रवीण की एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रवीण ने प्रिस्क्राइब्ड मोड में क्या नहीं दी? एक्सेप्टेंस नहीं दी। यानी कि जो ऑफर है उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड बताया गया है दोस्तों एक्सेप्टेंस का, तो वो ऑफर जो है वो उसी मोड में एक्सेप्ट होना चाहिए, किसी और मोड में एक्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर उन्होंने एक बात और लिख रखी है बेटा, लॉ बनाने वाले ने एक बात और लिख रखी है। लॉ बनाने वाले ने देखिए यहां पर थोड़ी सी नजाकत दिखाई है। सर क्या नजाकत दिखाई है? बेटा देखिए उन्होंने ऐसा लिखा है कि ऑफरर ने कहा कि मुझे इसी मोड में एक्सेप्टेंस चाहिए, और सामने वाले ने उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दी। उसने कहा मुझे मेल के जरिए एक्सेप्टेंस दोगे, हमने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक्सेप्टेंस दे दी। लेकिन बेटा ऑफरर ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ऑफरर ने फर्दर वो काम करना शुरू कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट पर।
अरे भाई हमने अनदर मोड में एक्सेप्टेंस दी, फिर भी उसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, यानी कि वो हमारी एक्सेप्टेंस बिल्कुल स्वीकार कर रहा है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है, तब एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एक्सेप्टेंस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, यदि प्रिस्क्राइब्ड मोड के अलावा किसी और मोड में एक्सेप्टेंस दी जाती है तो जनरली तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है, लेकिन ऑफरर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाए तो भैया इसका मतलब तो तुमने हमारी ऑफर को, तुमने हमारी एक्सेप्टेंस को वैलिड मान लिया, फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है। आइए आईसीआई के शब्दों में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner, कि भाई उसी मोड में होना चाहिए। But if proposer does not insist on proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, that is not in prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance। बेटा बहुत भारी इंग्लिश लिख रखी है, क्या समझ में आया आपको? क्या लिख रखा है यहाँ पे? लिख रखा है कि भैया आपने अदरवाइज किसी और तरीके से, अदरवाइज किसी और मैनर से, जैसे हमने क्या कर दिया, हमने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए उसको एक्सेप्टेंस दे दी, अदरवाइज किसी और मैनर में एक्सेप्टेंस दे दी, फिर भी प्रपोजर ने बताओ क्या नहीं किया, प्रपोजर ने जो है वो उस पे इंसिस्ट, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो फिर ऐसा माना जाएगा उसने हमारी एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ली। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? ऑफरर ने कहा कि मुझे तो जो एक्सेप्टेंस है वो मैसेंजर के जरिए दो, ऑफरी ने उसको एक्सेप्टेंस ईमेल के जरिए भेज दी, यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है। इफ द ऑफरर इन्फॉर्म्स द ऑफरी दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब, लेकिन यदि ऑफरर ने उसको ये नहीं कहा, ऑफरर ने आगे काम करना शुरू कर दिया, तो ये माना जाएगा उस वो जो एक्सेप्टेंस है वो फ्रेंड्स कैसी है, वो वैलिड है। फ्रेंड्स वैलिड एक्सेप्टेंस का अगला रूल अपन देख रहे हैं टाइम। टाइम के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। टाइम से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। फ्रेंड्स ऑफर आपको कोई देता है और उस ऑफर के अंदर यदि उस सामने वाले ने प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेप्टेंस उसी प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर होनी चाहिए। यदि आपने डियर उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दी तो आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल के जरिए समझाइए ना। बेटा बिल्कुल आपका आदेश सर आंखों पर। बेटा मैंने आपको कहा कि ये पेन आप 100 रुपए में खरीद रहे हो क्या? यदि खरीद रहे हो तो मुझे 4 डेज के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे दो। 4 दिनों के अंदर अंदर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मेरा ऑफर विड्रॉ हो जाएगा। तो बताइए ऑफर एक्सेप्ट करने की मैंने कुछ टाइम लिमिट दे रखी थी, तो एक्सेप्टेंस जो है डियर वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम में होनी चाहिए। यदि आपने 4 दिनों के बाद में एक्सेप्टेंस दी तो हो सकता है मैं उस एक्सेप्टेंस को नहीं मानूं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ डियर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी। यदि टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है तो एक्सेप्टेंस जो है वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में होनी चाहिए। और यदि बेटा ऑफर में कोई भी एक्सेप्टेंस देने का टाइम लिमिट नहीं है, क्या नहीं है? टाइम लिमिट नहीं है। आपने ये नहीं बताया कि भाई ऑफर कितने टाइम में एक्सेप्ट करोगे, तो फिर बेटा एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर होनी चाहिए। सर ये रीजनेबल टाइम क्या होता है? बेटा रीजनेबल टाइम जो होता है वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर केस के। हर पर्टिकुलर केस का फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो है वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। आई होप देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आप गए किसी पटाखे वाली दुकान पर, कितनी तारीख को गए? आप गए 25 अक्टूबर 2019 को। आपने कहा कि भाई साहब मुझे पटाखे सप्लाई कर देना,
सामने वाले ने कहा बिल्कुल मैं पटाखे सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बेटा आपने जो है उसको ये नहीं बताया कि कितने टाइम के अंदर अंदर उसको पटाखे सप्लाई करने हैं। लेकिन दिवाली थी बेटा, 5 नवंबर 2019 की दिवाली थी बेटा, वो आपको 7 नवंबर 2019 को पटाखे सप्लाई करता है। क्या आप डियर वो एक्सेप्टेंस वैलिड मानोगे क्या? नहीं सर, वैलिड नहीं मानेंगे। नहीं, टाइम तो स्पेसिफाइड था ही नहीं। सर यदि टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। और रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर केस का रीजनेबल टाइम जो है वो अलग होगा। जैसे इस केस में भैया दिवाली से पहले पहले देगा। बेटा एक बार क्या हुआ, एक बार ये हमारा कालू जो है वो गया, कहां पर गया बेटा? एक दर्जी के पास गया। दर्जी को कहा कालू ने कि भाई मैं जो है वो क्या कर रहा हूं, मैं 20 फरवरी 2020 को घोड़ी पे चढ़ रहा हूं, मतलब मेरी शादी है। तो दर्जी ने कहा अच्छा, हाँ तो शादी में मैं ये कोट पैंट पहनूंगा। उसने कहा कि भाई मैं शादी के लिए कोट पैंट ले रहा हूं, सिलवा रहा हूं, तो आप जो है वो मेरे को ये कोट पैंट सील के दे देना। अच्छा, ये नहीं कहा कालू ने कि भैया कब तक दे देना। अब आपको पता है दर्जी उसको बताओ शादी के बाद में सील के देता है, 22 फरवरी 2020 को देता है। तो क्या बताओ ये एक्सेप्टेंस वैलिड है क्या? नहीं है बेटा, क्योंकि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या होगा? वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। हर तरह के फैक्ट्स और हर केस का फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। बेटा मुझे अभी अभी पता है आपको क्या लगी, भूख लगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चलो भाई एक अपन क्या मंगाते हैं, अपन जो है वो स्विगी से क्या मंगाते हैं, अपन एक पिज्जा मंगवाते हैं। तो बेटा मैंने पिज्जा मंगाया है, अभी अभी मंगाया है मैंने स्विगी से। सर कितने टाइम पहले मंगाया है? बेटा 1 घंटे पहले मंगाया था मैंने पिज्जा। कब मंगाया? 1 घंटे पहले। किससे मंगाया? स्विगी से मंगाया। सर हमारे लिए तो मंगाया ही नहीं, अकेले अकेले खा लिया। बेटा आप दूर बैठे हो, आप यदि मेरे पास होते तो मैं आपको भी खिलाता। अच्छा सर, हाँ बेटा वो मान लो आधे घंटे के अंदर मेरे को पिज्जा सप्लाई कर देता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड है क्या? बताओ। बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि रीजनेबल टाइम हो गया ना, मतलब ठीक है खाने पीने का सामान है तो आधे घंटे में दे देगा। लेकिन मैंने आज पिज्जा मंगाया, बेटा 2 दिन बाद में लेके आ रहा है स्विगी वाला, बताओ क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो रीजनेबल टाइम में नहीं। अच्छा रीजनेबल टाइम होगा क्या? बेटा वो हर केस का फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे अलग अलग डिपेंड करता है। बेटा मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगाई, एक जीन्स मंगाई, आज ऑर्डर दिया 2 दिन बाद में लाके दे रहा है, जीन्स दे रहा है 2 दिन बाद में, क्या मैं लेऊंगा? बिल्कुल। इस केस में 2 दिन रीजनेबल टाइम है, लेकिन खाने पीने वाले में रीजनेबल टाइम है क्या वो 2 दिन? नहीं है। तो मतलब यदि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। और रीजनेबल टाइम क्या होता है? वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर केस का क्या फैक्ट्स है और क्या सर्कमस्टांसेस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। वैलिड एक्सेप्टेंस का अगला रूल है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बेटा ऐसा कहते हैं मात्र चुप्पी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। बेटा मैंने आपको कहा 50 रुपए में ये पेन खरीद रहे हो क्या? आपने न तो मुझे हाँ कहा, न आपने बेटा मुझे ना कहा। क्या बताओ आपकी चुप्पी को, आपकी साइलेंस को मैं एक्सेप्टेंस मान लूं? ना ना सर, ऐसे कैसे मान लो? तो इसका मतलब मेयर साइलेंस कभी भी डियर क्या नहीं होती? एक्सेप्टेंस नहीं होती। केवल चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। आइए आईसीआई ने क्या लिखा हुआ है, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और फेलियर टू आंसर। सामने वाले बंदे की साइलेंस से कभी भी आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हो। चलिए एक केस यहां पर दिया हुआ है, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले का ये केस है। इस केस में क्या हुआ बेटा, एक अंकल गए और उन्होंने अपने भतीजे को, अपने नेफ्यू को कहा कि भैया ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा मैं $30 में खरीदना चाहता हूं और तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं मान लूंगा कि ये घोड़ा तुम मुझे बेच रहे हो। और नेफ्यू ने कुछ भी नहीं कहा, तो क्या नेफ्यू की कंसेंट माने क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान ले कंसेंट, क्योंकि अपन ने पढ़ा है मेयर साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मेयर साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मतलब अंकल गए बेटा, कहां पर गए?
अंकल गए अपने नेप्यू के पास, नेप्यू घोड़ा बेचने का बिजनेस करता है, तो अंकल ने कहा यार ये घोड़ा मुझे पसंद आ गया, $30 में मुझे दे रहे हो क्या? कुछ भी नहीं कहा उसके नेप्यू ने, तो बताओ क्या एक्सेप्टेंस मान लें? नहीं मानेंगे एक्सेप्टेंस। बाद में अंकल वहां से चले गए। फिर वो जो नेप्यू थे ना बेटा, उसने अपने ऑक्शनर को कहा कि, और उसका ऑक्शनर मतलब बी, जो घोड़ों के लिए बोली लगाता है उस एफ के बिहाव पर, कौन लगाता है? बी। उसको कहा कि यार ये जो घोड़ा है ना, तू बाकी घोड़ों से अलग रखना, क्योंकि मैं इसको मेरे अंकल को दूंगा, मैं उसको मेरे अंकल को दूंगा। और बेटा उस ऑक्शनर ने बाई मिस्टेक वो घोड़ा बेच दिया, वो घोड़ा बेच दिया। अब क्या होगा? अब अंकल आए और नेप्यू को बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुमने तो वो घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे किया था। तो नेप्यू बोलेगा अरे अंकल, आपने मुझे ऑफर दिया था कि $30 में घोड़ा बेच रहे हो क्या? मैंने आपको कब एक्सेप्टेंस दी थी? मैं तो चुप रह गया, मेयर साइलेंस को तो एक्सेप्टेंस ही नहीं मानेंगे। तो भाई अंकल तो चुपचाप जाना पड़ेगा वहां से। क्या अंकल कुछ भी रिकवर कर सकते हैं क्या अपने नेप्यू से? कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो नेप्यू था, उनका भतीजा था, वो चुप रह गया, और मेयर साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक बार वापस से मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था। इस केस में डियर ये हुआ था कि बेटा एक अंकल गए अपने नेप्यू के पास और उसको कहा कि आप ये पर्टिकुलर हॉर्स मुझे $30 में दे रहे हो क्या? आपने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि आप मुझे घोड़ा $30 में दे रहे हो। नेप्यू ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा दोस्तों, तो हमने पढ़ा है लॉ में कि मेयर साइलेंस को, केवल चुप रहने को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, यानी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अंकल वहां से रवाना हो गए। उसके बाद में उसका जो नेप्यू था मिस्टर एफ, उसने अपने ऑक्शनर को, जो उसके लिए घोड़े बेचता है, बी को कहा कि यार ये घोड़ा तुम बाकी घोड़ों से अलग रखना, क्योंकि मैं इसे मेरे अंकल को दूंगा। अब अंकल को थोड़ी कहा कि दूंगा, वहां पर तो हम चुप ही रहे थे, वहां पर तो हम साइलेंस ही थे, हम साइलेंट ही थे, तो हमारी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते अंकल। बाद में बेटा उस ऑक्शनर ने बाई मिस्टेक वो घोड़ा बेच दिया। अब अंकल आए दौड़े 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 नेप्यू के पास और कहा अरे भतीजे, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने मेरा जो घोड़ा था वो कैसे बेच दिया? तुम्हारी तो एक्सेप्टेंस थी। नेप्यू बोलेगा अंकल, मैंने आपको कहा एक्सेप्टेंस दी थी? आपने मुझे कहा था कि ये घोड़ा बेच रहे हो क्या $30 में? मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मेरी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अपने बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। बेच दिया तो मैंने किसी और को बेच दिया। मैं किसी भी तरह से आपको डैमेजेस देने के लिए लायबल नहीं हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं किया। आई होप डियर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर बिल्कुल, हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब डियर एक काम करना, हाँ सर बताओ ना बेटा, 6 पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा था? मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, केवल चुप रहने को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन आगे देखो डियर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि बेटा प्रीवियस कंडक्ट, यदि मान लीजिए बायर जो एक बंदा है, उसने प्रीवियसली ऐसा कोई हमेशा से काम करता आया है वो, ठीक है, तो उसकी प्रीवियस हमेशा से उसकी पास्ट में उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाता रहा है, तो उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लेंगे। सर बात जरा समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल दो ना। बिल्कुल लो बेटा, ये रहा अगला एग्जाम्पल, इसी का है। देखो नॉर्मल रूल है, मेयर साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ सदियों से वो कोई ऐसा काम करता आ रहा है जिसपे वो चुप ही रहता है, तो उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बेटा क्या हुआ, एक बंदे ने एक मैगजीन वाले को कहा कि भाई मेरे घर पे तुम 1 साल तक ये मैगजीन भेजते रहना, और उस मैगजीन वाले ने 1 साल तक उस बंदे के यहाँ पे मैगजीन भेजता रहा। वो 1 साल के बाद में भी उसने मैगजीन भेजना जारी रखा, और 2-3 सालों तक जारी रखा, और वो मैगजीन आती वो पढ़ता, आती पढ़ता। कॉन्ट्रैक्ट तो 1 ही साल के लिए हुआ था, लेकिन हमेशा से बताओ वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली यूज कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि भैया तुमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तुम्हारे जो कंडक्ट है, तुम्हारी जो साइलेंस है, उसको फिर हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। फिर 3 साल के बाद में हम 3 साल का पैसा लेने गए उससे मैगजीन का, तो उसने बोला कि भैया मैं तो 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बाकी 2 साल तो मैंने एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो हम बोलेंगे तू जो रेगुलरली ये जो पढ़ रहा है, मंगा रहा है, तो तेरी जो साइलेंस को हमेशा क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्योंकि तू प्रीवियसली ऐसा कोई काम करता आया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। बेटा आपने किसी मिल्क वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब आप 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए हमारे घर पर डेली 1 लीटर दूध दे देना। उसने कहा ठीक है। 1 महीना बीत गया, फिर वो डेली आता है 1 महीने के बाद में और आपको दूध देता, और आप लगातार जो है उससे दूध ले रहे हो। फिर 3 महीने बाद में वो आपसे 3 महीने के पैसे मांगता है,
तो डियर मेरे को एक बात बताओ, आप उसको 3 महीने के पैसे देने के लिए बाउंड हो या नहीं हो? बिल्कुल बाउंड हो, क्योंकि ये जो 2 महीने आपकी जो साइलेंस है उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कंडक्ट से लगातार आपने अपने कंडक्ट से ऐसा दर्शाया है कि आपकी साइलेंस एक्सेप्टेंस है। तो डियर ध्यान रखना, यदि आप बताओ लगातार कोई ऐसा काम कर रहे हो, प्रीवियसली ऐसा कोई काम करते आए हो, उससे आपकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। बस इस एग्जाम्पल में यही बात लिखी हुई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सर बिल्कुल आ गई। चलिए अंतिम पड़ाव की तरफ अपन चल चुके हैं। अंतिम पॉइंट क्या है डियर? 7th पॉइंट है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स जो एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस जो होती है वो कोई जरूरी नहीं वर्ड्स के जरिए दिया जाए। एक्सेप्टेंस जो है वो कंडक्ट के जरिए भी दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है डियर एक्सेप्टेंस? कंडक्ट के जरिए भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने किसी शॉपकीपर को कहा कि भाई साहब इतना गुड्स जो है वो आप हमें सप्लाई कर दोगे क्या? इतना गुड्स हमें सप्लाई कर देना। आपने उसको ऑफर दिया, सामने वाले ने गुड्स आपके घर पे भेज दिया, आपके बिजनेस लोकेशन पे गुड्स उसने भेज दिया। तो एक बात बताओ, क्या उसने बोलकर एक्सेप्टेंस दी या फिर कंडक्ट करके दी? सर कंडक्ट करके दी। तो कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। कंडक्ट से एक्सेप्टेंस देने का मतलब क्या हुआ? आपको जो कोई काम करना था कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो आपने कर दिया। तो इस तरह की जो एक्सेप्टेंस होती है फ्रेंड्स, उसको कहते हैं अपन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो कोई जरूरी नहीं कि जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ड्स के जरिए ही दी जाए। फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस जो होती है वो कंडक्ट के जरिए भी दी जा सकती है। कंडक्ट का मतलब कोई काम करके भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। फ्रेंड्स आपने जो है वो क्या कहा, आपने जो है वो मान लीजिए किसी पर्सन को आपने जो है वो कहा, मान लीजिए आप गए कहां पर, ठेले पर गए आप, आपको भेलमुड़ी खानी है। आपने कहा भाई साहब यार एक भेलमुड़ी बनाना, और उसने आपको बनाकर दे दी। उसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई साहब मैं बना दूंगा, उसने डायरेक्ट आपको बनाकर दे दी। तो बताओ वो एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं है? सर बिल्कुल वैलिड है। बिकॉज एक्सेप्टेंस डियर कोई जरूरी नहीं कि वो केवल वर्ड्स के जरिए हो, वो कंडक्ट के जरिए भी हो सकती है। बस इसमें यही बात लिखी हुई है। तो एक्सेप्टेंस के सारे रूल्स अपन पढ़ चुके हैं, 7 रूल्स हो चुके हैं। आइए आज एक बार वापस 7 के 7 रूल देख लेते हैं अपन। क्या है डियर? सबसे पहला पॉइंट था एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसको हमने ऑफर दिया है। कोई ऐरा गैरा कोई दूसरा आदमी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता जिसको हमने। और इसका एक बहुत ही फेमस केस है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोल्टन वर्सेस जॉन्स के केस में क्या हुआ था कि यहां पर जो मिस्टर जोन्स था उसने ऑफर ब्रॉक को दिया था, तो भैया ब्रॉक ही एक्सेप्टेंस देगा। बोल्टन ने दिए तो उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस जैसा ऑफरर चाहता है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो किसी भी तरह का उसमें कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो काउंटर ऑफर माना जाएगा और ओरिजिनल ऑफर लैप्स और रिजेक्ट माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एक्सेप्टेंस का डियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने एक्सेप्टेंस किसी को दे दी, सामने वाले तक पहुंची नहीं, तो अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस फ्रेंड्स प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं मुझे मेल के जरिए एक्सेप्टेंस दो, तो मेल के जरिए ही दोगे। हाँ किसी और मोड में दे दी और मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो फिर एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड टाइम में होनी चाहिए। टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या होता है? वो पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस, हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। जैसे पटाखों के टाइम पे दिवाली का भाई क्या टाइम है, खाने पीने में हाथों हाथ हो सकता है आधा 1 घंटा। कोई जैसे मान लो कपड़े हैं, कॉपी किताब हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, इसमें 3 4 5 दिन हो सकते हैं। मेयर साइलेंस को कभी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ प्रीवियसली वो अपने काम से साइलेंस को एक्सेप्टेंस दिखा रहा है तो फिर एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। और डियर एक्सेप्टेंस कोई जरूरी नहीं वर्ड्स के जरिए ही दी जाए, एक्सेप्टेंस कंडक्ट के जरिए भी हो सकती है। जैसे जो काम करना था वो काम करके उसने एक्सेप्टेंस दे दी। आई होप फ्रेंड्स आपको 7 के 7 रूल एक्सेप्टेंस के समझ में आ गए होंगे। और सर बिल्कुल हमें ये रूल जो है वो समझ में आ गए। और डियर आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय।